हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। सेकंड ग्रेड पेपर 29 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश NV रमणा, मुख्य न्यायाधीश UU ललित, DY चंद्रचूड़, पंकज मित्तल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने डिजिटल म्यूजियम की स्थापना करी है राजस्थान विधानसभा में। ठीक है, NV रमन्ना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2021 में जो रमन्ना की ये फोटो आपको दिख रही होगी, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक कार्यालय में रहे। ये किसके द्वारा नियुक्त थे? रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त थे। इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। NV रमन्ना से पहले शरद अरविंद बोबड़े थे। और आपको क्या याद रखना है, इनका व्यक्तिगत विवरण देखें। इनका जन्म नुथलापति वेंकट रमण के 1957 में इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। पहले यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, फिर दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने ये, फिर आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये तो इनका व्यक्तिगत हो गया NV रमन्ना के बारे में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत की शीर्ष अदालत है। ये कब अस्तित्व में आई थी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आई थी सुप्रीम कोर्ट भारत की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है। भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक इसकी व्याख्या की गई है। और राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिसकी आयु कितनी है इनकी सेवानिवृत्ति की? 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। ये भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की इनकी आयु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों का सही समूह को कौन पहचानिए। तो जयपुर पीठ में जो आते हैं वो आते हैं जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। ये 4 संभाग आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर और जोधपुर स्थायी पीठ, 2 स्थायी पीठ है। एक तो आपको याद रखनी है जयपुर स्थायी पीठ है और एक है जोधपुर स्थायी पीठ। जोधपुर स्थायी पीठ किसकी है? ये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की। इन दोनों में क्षेत्राधिकार निर्धारण का अनुमोदन किया है, प्रस्ताव पास किया है उन्होंने, मुख्यमंत्री ने। किस नियम के तहत? नियम 1976 के 6वें संशोधन करके। CM अशोक गहलोत के अनुमोदन से जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग। देखो जयपुर जो पीठ है उसमें कौन कौन से संभाग आ रहे हैं? एक तो आ रहा है जयपुर संभाग, एक आ रहा है अजमेर संभाग, एक आ रहा है भरतपुर संभाग और एक आ रहा है कोटा संभाग। ये 4 संभाग तो आ रहे हैं किसके अधीन? जयपुर पीठ के अधीन। और जोधपुर पीठ के अधीन कौन कौन से आ रहे हैं? जोधपुर पीठ के अधीन बच्चे कुछ 3 आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 7 संभाग है राजस्थान में। तो 3 कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो जोधपुर आ रहा है, एक उदयपुर आ रहा है और एक बीकानेर आ रहा है। ठीक है, ऐसे दो उसमें पीठों में डिवाइड कर दिया है। जयपुर में 4, जोधपुर के 3 संभाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शनिवार। शनिवार को नो बैग डे के रूप में घोषित किया है। डिटेल देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे, सैटरडे एज नो बैग डे इन स्कूल्स ऑफ राजस्थान लागू करने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को समूहों में बांटा जाएगा और शनिवार को अलग अलग थीम पर गतिविधियां करवाई जाएंगी। नो बैग डे रहेगा इस दिन। शनिवार की थीम की यदि हम बात करें तो सांखला ने बताया कि प्रत्येक माह के पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो थीम रहेगी। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को क्या थीम रहेगी? राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो, ये थीम रहेगी। ठीक है,
दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास की थीम रहेगी। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान थीम रहेगी। और चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा ये थीम रहेगी। और पांचवें शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ये 5 शनिवार होते हैं महीने में, 5 शनिवारों की थीम रखी गई है। पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो, दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान, चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवें शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ये थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, उदयपुर में शुभारंभ हुआ, ये आपने न्यूज़ देखी होगी। G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। G20 ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना एवं अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। ये इंपॉर्टेंट है और भारत के इतिहास में बहुत अच्छा पल है ये। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित होता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोध, इन सबको शामिल किया गया है। यदि हम G20 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 19 देश तो कौन कौन से आते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये शामिल हैं। ठीक है, 85% GDP का लगभग इन 20 देशों में शामिल है और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक होता है और 2/3 लगभग आबादी रहती है इन देशों में। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच बनाया गया था। बाद में 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रख के चलनी है G20 के बारे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा, इसके लेखक कौन हैं? तो आलेखू अम्बा के लेखक हैं कमल रंगा। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये आलेखू अम्बा। कमल रंगा, कमल रंगा की जो कृति है वो है आलेखू अम्बा। साहित्य अकादमी के लिए राष्ट्रीय मुख्य पुरस्कार दिया गया है इसके लिए। जो आलेखू अम्बा जो कृति है इनकी, कमल रंगा जी की, इनको साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय मुख्य पुरस्कार दिया गया है। यह कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र में रखकर सृजित की गई है। अगला क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आमागढ़ जयपुर में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? 22 मई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, पहली बात तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री निवास से। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वनखंड आमागढ़ को, जो कि 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ है, वन क्षेत्र घोषित किया। प्रदेश के पहले लेपर्ड रिजर्व झालाना व नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह वन्यजीव संरक्षण व कॉरिडोर विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वन क्षेत्र में लगभग कितने लेपर्ड हैं? 15 लेपर्ड हैं इसमें, आमागढ़ में। इसके अलावा मांसाहारी वन्य जीवों में मुख्यतः हाइना, जयकाल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सीवेट कैट हैं। शाकाहारी वन्य जीवों में सांभर, नीलगाय, खरगोश आदि उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें मुख्यतः धौंक, सालर, गोया खैर आदि पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से फलस्वरूप 2017 के पश्चात झालाना लेपर्ड रिजर्व में लगातार लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। 2018 में यहाँ पर 20 थे लेपर्ड, जो कि अब कितने हो गए? 40 हो गए संपूर्ण क्षेत्र में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट के पास स्थित तनोट माता मंदिर, तनोट माता मंदिर को रुमाली वाली देवी भी कहते हैं, सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं।
तो तनोट माता मंदिर के पास 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक ग्राम पंचायत भूमि में बांस के पौधे लगाए गए हैं। किसके पौधे लगाए गए हैं? बांस के पौधे लगाए गए हैं। जैसलमेर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। केबीआईसी ने पर्यटकों के आकर्षण के लिए तनोट में बांस आधारित हरित क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के पास होगी और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये कहाँ से शुरू हुआ था? निचला मंडवा नामक जगह है, आदिवासी गाँव है, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। उदयपुर के मंडवा गांव से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक है, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ये जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो साक्षरता दर जालौर की सबसे कम है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साक्षरता दर किसकी कम है? साक्षरता दर जालौर की सबसे कम है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। राजस्थान की साक्षरता की दर में वृद्धि देखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 66.11% थी। उसमें से पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? 79.19% थी। महिला साक्षरता थी उस टाइम 52.12% थी। साक्षरता के मामले में राजस्थान का देश में 26वां स्थान है। 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.41% थी, जो कि बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 2011 में 66.11% हो गई थी। वास्तविक संख्या में राजस्थान में कुल साक्षर हमारे कितने हैं? तो ये हैं हमारे 3,82,00,000 साक्षर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जिसकी साक्षरता कितनी है? 76.6%। कोटा की है 76.6%। अन्य अधिकतम साक्षरता वाले जिले हैं जयपुर, जिसकी 75.51 है। उसके बाद झुंझुनू, सीकर और अलवर का नंबर आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जालौर आता है, जिसकी साक्षरता है 54.9%। फिर उसके बाद सिरोही आता है, प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है और बाड़मेर आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, जिसकी साक्षरता दर है पुरुषों की 86.9% और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की है 69.5%। ऐसे ही अगर महिला साक्षरता की हम बात करें तो कोटा की महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है भाई, कितनी परसेंट है? 65.9%। और न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है। जालौर की न्यूनतम साक्षरता भी है और न्यूनतम महिला साक्षरता भी है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 61.4% है, जबकि नगरीय साक्षरता 79.7% है। इंपॉर्टेंट डाटा है, सारे याद रखने हैं। नगरीय साक्षरता कितनी है? 79.7%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी उदयपुर में। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को उदयपुर में पहली बालक बालिका जनजातीय हॉकी अकेडमी की शुरुआत की गई। यहाँ जनजातीय जिलों की 70 खेल प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय खेल हॉकी का प्रशिक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में बीरवाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था राजा कलसुआ को। 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने राजा कलासुआ को शहीद जनजाति बीरबाला कालीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से ताराचंद मीणा को सम्मानित किया। दुर्गाराम मुबाल और महेंद्र कुमार मीणा को नाना भाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार से, डॉक्टर किरण मीणा को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार से, CDPO दीपक मीणा को मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार से, पवन पुत्र निःशुल्क कोचिंग संस्था के संचालक रणवीर ठोलिया को वीर शहीद नाना भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुनील मीणा को वीर बालक एकलव्य पुरस्कार दिया गया। दृष्टिहीन क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने वाले ललित मीणा को धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। ललित मीणा को कौन सा दिया गया? धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। देखो, ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय 914 था, 0 से 6 आयु वर्ग का 898 था, ये गलत है हमारा। और सबसे बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा था। देख लेते हैं फैक्ट थोड़े से।
राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में लिंगानुपात है 928 प्रत्येक 1000 पुरुष पर, जो कि 2011 की जनगणना का जो राष्ट्रीय औसत है 940 उससे कम है। राजस्थान में महिला का लिंगानुपात 921 है। 2001 में कितना था? 921 था। लिंगानुपात के मामले में देश में राज्य का 21वां स्थान था। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करें तो डूंगरपुर में है 994, फिर राजसमंद में है 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983 और बांसवाड़ा में 980 है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम है धौलपुर में 846, फिर जैसलमेर में है 852, करौली में 861, भरतपुर में 880 और गंगानगर में 887 है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है हमारा? 933 और नगरीय कितना है? नगरीय है 914। सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का, कितना है? 1003। सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का, वो कितना है? 841। सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का 841, वैसे भी कम है, टोटल भी और ग्रामीण भी कम है। सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात है टोंक का 985, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात, और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात है जैसलमेर का 807। तो ये फैक्ट आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।